करूंगा वेलकम एड्रेस के लिए प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन मोहम्मद आसिफ राना साहब से। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेबल स्पीकर्स मोहम्मद आसिफ राना साहब, माई कैबिनेट एक्स जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार नईब अख्तर अंसारी साहब एंड ऑल वर्दी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी मौजूदगी यहाँ ये बता रही है कि आपको इल्म से बड़ी मोहब्बत है और जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं वो दुनिया में कामयाब होते हैं। आपको अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स ऑर्डिनेंस के एक्ट के साथ मोहब्बत होगी। आप उसे पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और अपना केस बड़े अच्छे तरीके से प्लीड कर पाएंगे और कामयाबी आपकी। तो इसी तरह लगन रखिएगा, इल्म से लेक्चर सुनते रहिएगा, सेमिनार अटेंड करते रहिएगा। इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और आपकी बदौलत हमारे इल्म में भी इजाफा होगा और इल्म में इजाफे से जो है ना हम अपने केस को अच्छा प्लीड कर पाएंगे। तो अब सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो डैश पर आएँ और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर को चेयरमैन लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन एकेडमी राना आसिफ साहब से कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और अपना लेक्चर प्रेजेंट करें। टॉपिक है ये बड़ा हॉट टॉपिक है। आजकल जो है बीआर जो है वो ई पोर्टल पे नोटिस डाल रहा है, सबको डाल रहे हैं एडवांस टैक्स के। तो सबसे पहले जो है वो हमें ये देखना है कि एडवांस टैक्स है क्या। एडवांस टैक्स बेसिकली एक एस्टिमेशन है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने आपको अलाउ की हुई है कि आपने अपनी एस्टिमेशन फाइल कर देनी है प्रोजेक्टेड, और उस एस्टिमेशन की बेस के ऊपर आपने अपना टैक्स को कंप्यूट करना है। अपना जो टैक्स पेबल है फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर के लिए, फॉर द करंट टैक्स ईयर जिसे हम बोलते हैं, उसको आपने जो है वो कंप्यूट कर लेना है। तो ये आपका एक एडवांस टैक्स है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इसकी नेचर क्या है। तो मैट साहब स्लाइड नंबर जो है वो 3 निकालिएगा। नेचर जो है वो एडवांस टैक्स की क्या है। तो ये जब रिपील्ड ऑर्डिनेंस था 1979 का, उस वक्त जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली होल्ड किया हुआ है कि जो एडवांस टैक्स जो है वो एक बेसिकली प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर, नॉट ऑफ द स्टेट। स्टेट की ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी है। फाइनली जब एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स होगी तो उस वक्त जो है ये देखा जाएगा कि अगर कोई एक्सेस है तो इट वुड बी रिफंडेड टू दी टैक्स पेयर, वो टैक्स पेयर को वापस कर दिया जाएगा। तो ये टैक्स पेयर के इन हैंड में रहेगा। प्रिजम्पशन बेसिकली ये होती है कि ये जो है वो टैक्स पेयर से ले लिए गए पैसे, हालांकि ऐसे नहीं है, ये उसी की एडजस्टमेंट है, सेट ऑफ हो जाने हैं और यहाँ उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उससे एडजस्ट हो जाने हैं। तो ये इसकी नेचर है। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, उसके बाद ऑनलाइन जो है वो एडवांस टैक्स के बारे में डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो ये एडवांस टैक्स जो है ये पूरी दुनिया के जो लॉज है ना, इनकम टैक्स लॉज, वहाँ मौजूद है। जैसे यूएसए में इस एडवांस टैक्स का नाम एस्टिमेटेड टैक्स रखा गया है। यूके में इसको पेमेंट ऑन अकाउंट एडवांस टैक्स भी कहते हैं। कनाडा में इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। इंडिया में इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका नाम है पे एज यू गो इंस्टॉलमेंट, और पूरे यूरोप में इसको एडवांस टैक्स ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवांस टैक्स का बेसिक पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट को अपनी मशीनरी चलाने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए रिक्वायर जो है वो फंड्स की ज़रूरत होती है। तो वो फंड्स आपसे इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये इसी तरह हमारा भी, हम भी एक मतलब जो है वो लीगल एडवाइज़र्स हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स का काम जब करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि सर्विस चार्जेस जो हैं हमारे, या तो मंथली हमें दे दें या क्वार्टरली दे दें, क्योंकि हमने अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है। तो ये प्रोविजन जो है ये इटसेल्फ हार्श नहीं है, इटसेल्फ हार्श नहीं है, ये पूरी दुनिया में अप्लाई होती है ये प्रोविजन जो है वो एडवांस टैक्स की। तो ये इसको जो है, उसके बाद जो है एडवांस टैक्स को हम शुरू करते हैं। सेक्शन 147 सब सेक्शन 1 है। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, जब भी ये लिखा जाए कि सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सब सेक्शन 2 है ना,
वो अब सुपरसीड हो गया, ओवरराइड कर जाएगा, और ये जो 1 है ये जो है वो सबसर्विएंट बन गया। अब ये जो 1 होगा ना, ये बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है, चार्जेबिलिटी वाला। ये अब जो है वो 2 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 2 को आप सेपरेटली पढ़ेंगे, 2 को आपने अब सेपरेटली पढ़ना है। 1 जो है वो अब इसके 2 जो है इससे बाहर निकल चुका हुआ है। तो ये कहता है कि एवरी टैक्स पेयर, जहाँ एवरी का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम टैक्स पेयर इसमें शामिल है, तमाम टैक्स पेयर इसमें शामिल है। तो टैक्स पेयर की डेफिनेशन निकालिएगा मेरे साथ पेज नंबर 6 पे। टैक्स पेयर से मुराद ये है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि ऑफ अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। जो रिप्रेजेंटेटिव है ये बेसिकली सेक्शन 172 में भी एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 172 ये कहता है कि अगर किसी बंदे को लीगल डिसेबिलिटी है और वो एफबीआर के पास पेश नहीं हो सकता, तो उसका जो है मैनेजर या उसका कोई अपॉइंटेड पर्सन जो है वो पेश हो जाएगा। इसी तरह कंपनी के केस में उसका प्रिंसिपल ऑफिसर पेश हो सकता है, और एओपी के केस में, पार्टनरशिप के केस में उसका पार्टनर जो है वो पेश हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी जो उसका बेनिफिशियरी होता है वो जो है वो उसको कर सकता है। तो उसके बाद बी क्लॉज जो है वो एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। ये डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स जो है वो पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 में दिया गया है। ये एडवांस टैक्स ही है, इट्स सेल्फ एडवांस टैक्स है। उसके बाद जो है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। अब रिटर्न 114 सेक्शन है, उसमें तमाम बंदे अब शामिल कर लिए गए हैं जिन्होंने रिटर्न जमा करानी है, वो भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ रहे हैं। तो अब आइएगा पीछे डेफिनेशन की तरफ। आगे आ रहा हुज इनकम वॉज चार्ज टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ये ज़रा थोड़ा सा आप नोट कर लें, नहीं ये डेफिनेशन की तरफ आइएगा पेज नंबर 5 पे। ये देखिएगा कि कह रहा है कि हुज इनकम वॉज चार्ज टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर और लेटेस्ट असेसमेंट ईयर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। यहाँ ज़रा फ़र्क समझिएगा कि लेटेस्ट टैक्स ईयर से मुराद ये है जो 2001 का जो ऑर्डिनेंस आया था, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के साथ रिलेट करता है। ये कहता है कि जैसे ही आपने रिटर्न जमा करानी है, सेक्शन 120 का सब क्लॉज सब सेक्शन बी है, वो ये कहती है कि जैसे ही रिटर्न जमा कराएंगे वो रिटर्न आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी, डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा फॉर ऑल पर्पजेज़ के लिए। तो वो कह रहा है कि जो लेटेस्ट टैक्स ईयर होगा आपका, लेटेस्ट टैक्स ईयर यानी कि अगर 25 का आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है तो उसका जो पिछला 24 होगा वो आपका लेटेस्ट टैक्स ईयर होगा। अनलेस एंड अनटिल, ये ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर जो है रिवर्सल ना हुई हो, रिवर्सल से मुराद ये है कि कोई अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास ना हो गया हो 122 में। अगर ऐसा हो गया हुआ है तो फिर दोनों में से देखा जाएगा कि विच एवर इज़ हायर, वो वाला लॉ जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर ऐसा नहीं है तो आपका लेटेस्ट टैक्स ईयर मींस कि आपका जो पिछला साल होगा वो आपकी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ होगा। अब उसके बाद अगर आप आगे आए तो देखिए अदर देन लिखा हुआ है। अब एक्सक्लूजन है, यहाँ जब भी आपको एडवांस टैक्स का नोटिस आना है तो आपने ये देख लेना कि ये जो एक्सक्लूजन है बी सी डी, ये समझे कि आपके लिए एक ऐसा टूल है, यार्ड स्टिक है, पैरामीटर है जिसको आपने यूज़ कर लेना है। अदर देन का मतलब ये है कि ये एक्सक्लूजन है, इसके ऊपर सब सेक्शन 1 147 का ये बेसिकली चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, चार्जिंग बता रहा है। अब ये इनफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा जहाँ आपकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 5, 6 एंड 7 में आती है। 5 आपका डिविडेंड के साथ रिलेट करता है, 6 जो है आपका जो है वो नॉन रेजिडेंट के साथ रिलेट करता है, और 7 जो है आपका वो 7E वगैरह डीम्ड इनकम वगैरह सारे उसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो है इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 149। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो यहाँ आपका फिर ये अप्लाई नहीं होना, आपका यहाँ इनफेक्टिव हो जाना सब सेक्शन 1 ने। डी जो है यहाँ आप जो है यहाँ आप हर लिहाज से इस प्रोविजन से बच सकते हैं। डी में कहता है कि इनकम फ्रॉम विच टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड अंडर डिवीजन 2
ये मैं सब पेज नंबर निकालिएगा ज़रा 11 में। ये देखिए डिवीजन 2 जो है उसमें आपका 148 सेक्शन लिखा हुआ है, यानी कि आप अगर इंपोर्टर हैं, कमर्शियल इंपोर्टर हैं और आपका टैक्स एडवांस में कट गया हुआ है तो फिर आपको नोटिस आएगा तो आपने फ़ौरन रिप्लाई कर देना है, ऑनलाइन ही, वेट नहीं करना। असल में होता क्या है कि लेजीनेस की वजह से हम उसका रिप्लाई नहीं करते। आपने फ़ौरन ऑनलाइन रिप्लाई करना है कि मेरा केस कमर्शियल इंपोर्टर का है और अगर फर्स्ट क्वार्टर है या सेकंड है या थर्ड है, जो भी क्वार्टर है, आपको MIS रिपोर्ट निकल आती है आपके पास। अब तो ऑनलाइन आपने उस MIS रिपोर्ट को साथ लगा देना है और उसके ऊपर 148 के आपके सेक्शन के टैक्स कटे होंगे वो आपने साथ लगा देना है कि जनाब ये मेरे ऊपर इनएफेक्टिव है, इनएप्लीकेबल है, ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसके बाद जो है डिवीजन जो आपकी 3 है इसमें 149 तो उसने पहले निकाल दिया, अब इसमें शामिल है। 150 जो है वो भी आपका इसमें शामिल है, डिविडेंड वाला जो है। 152 नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है। 153 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सप्लाई से काट रहे हैं तो आपका टैक्स काट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से आपका टैक्स काट रहा है या सर्विसेज से आपका टैक्स काट रहा है, तो आपने ये फ़ौरन बता देना है कि मेरा टैक्स जो एडवांस में कट गया हुआ है अब मेरे ऊपर जो है 147 अप्लाई नहीं होना, और ये फ़ौरन रिप्लाई करना है आपने। फिर 154 है, 154 एक्सपोर्ट के साथ रिलेट करता है, ये भी अब मिनिमम टैक्स में आ गया हुआ इस साल से 25 में, ये 25 में आ गया हुआ। अब इसके ऊपर डिबेट तो बहुत बड़ी बनती है लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। 154 जो है ये भी आपका उसी में आता है, एक्सक्लूजन में है। 154A जो है ये आपका एक्सपोर्ट सर्विसेज का है, एक्सपोर्ट सर्विसेज ये भी निकल जाता है। 155 रेंटल इनकम की जो टैक्स डिडक्शन है वो भी निकल जाती है। 156 जो है आपकी प्राइस बोर्ड लॉटरी है, ये भी निकल जाता है। 156A जो है आपका टैक्स जो है अगर कटता है ऑक्शन के ऊपर तो ये भी इससे निकल जाएगा। अब ये तीसरा जो है वो है चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है ये जहन में रखें कि ये ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स है। ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा टैक्स जो कि स्पेसिफाइड डेट के ऊपर और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के साथ रिलेट करता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स जो है। तो ट्रांजिशनल टैक्स जो है ये आपका 231A-B से लेके 231Z तक चलता है। तो यहाँ जहाँ भी आपका, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ 236K की। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है और उसके ऊपर टैक्स कट गया हुआ है 3 लाख रुपया, आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती 2 लाख की है, तो आप महकमे को लिख सकते हैं कि जनाब मेरा तो 3 लाख ऑलरेडी कट गया हुआ है, अब इस नोटिस को आप क्या करें विड्रॉ कर ले, मेरे ऊपर जो है ये 147 का नोटिस जो है वो अप्लाई प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। तो ये 3 एक्सक्लूजन्स जो हैं ये जेन में रख लें, B, C और D वाली। ये अगर आप जेन में रखेंगे तो आपका तकरीबन जो है 80% जो है वो काम आपका ख़त्म हो जाएगा। आप फ़ौरन रिप्लाई करेंगे, महकमा नहीं मानता है, ये एक सेपरेट इशू है। देखिए हमारा काम है लॉ को बताना, डिपार्टमेंट का काम है लॉ को मानना। अगर वो नहीं मानता तो वो इससे कभी भी नहीं घबराना। मैंने जो प्रैक्टिस की है 27 ईयर्स में, मैंने हमेशा लॉ जो है पूरा दिया है, रिप्लाई में लिख के दे दिया है, और उसका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं अपील में जाता हूँ तो अपील जीत जाते हैं, क्योंकि आपने जो बेसिक रूट है आपकी, इनिशियल स्टेज है आपकी, वहाँ आपने सारा लॉ प्रोड्यूस कर देना है। महकमा माने या ना माने, हम ज़बरदस्ती तो नहीं बनवा सकते ना जाके उनसे, तो आपने लॉ सारा प्रोड्यूस कर देना है और उसको बता देना है। उसके बाद जो है सब सेक्शन 2 जो है पेज 12, यहाँ भी समझे कि इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट है कि अगर जो है उसकी इनकम जो है 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से कम है तो फिर उसके ऊपर एडवांस टैक्स की प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होनी। यहाँ भी वो अगर आप देखें तो B, C और D को स्पेसिफिकली निकाल रहा है, B, C और D को दोबारा फिर निकाल रहा है इस प्रोविजन से कि यहाँ आपका वो वाली तीनों प्रोविजन है नहीं अप्लाई होनी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ आपके पास जो है वेपन है वो ये है अब इंडिविजुअल के केस में कि मेरे ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होना। उसके बाद जो है ये सब सेक्शन 4 निकालिएगा, पेज नंबर जो है आपका 13। हाँ, ये बेसिकली एडवांस टैक्स अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कह रहा है कि जब कोई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट फरमा ले
इंडिविजुअल में तो 1 मिलियन तक आपको एग्जाम्पशन थी, यानी कि अप्लाई नहीं होना। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट फरमा लें कि यहाँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और क्वांटम ऑफ टर्नओवर, 2 लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, एडवांस टैक्स दोनों सूरतों में इस तरह अप्लाई होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम और क्वांटम ऑफ टर्नओवर, ये नहीं देखा जाएगा। इवन देन अगर इन केसेस में लॉस भी होगा तो फिर भी वो अप्लाई हो जाएगा एडवांस टैक्स 113 की मिनिमम टैक्स की प्रोविजन के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस टैक्स जो है वो उसका फार्मूला ये दिया हुआ है कि ए जो है, यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा क्योंकि ये आसान सा है। ए जो है फर्स्ट क्वार्टर का है टर्नओवर, बी जो है टैक्स असेस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर का है, और सी जो है वो आपका जो है टैक्स पेड टर्नओवर है लेटेस्ट टैक्स ईयर का, होल का मतलब है 12 मंथ का, पिछले साल का टैक्स ईयर का। और 168 जो है, डी जो है 168 है। 168 जो होता है वो आपका टैक्स क्रेडिट का होता है। आपके जितने भी टैक्सेस कटे हुए हैं, बिजली के बिलों के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, जितने भी टैक्सेस कटे हुए हैं उसका क्रेडिट जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ इसकी जब प्रोवाइज़ो निकालिएगा नीचे ज़रा, इसकी ये प्रोवाइज़ो ज़रा देख लीजिएगा। प्रोवाइज़ो ये कहती है कि जनाब अगर आपको टर्नओवर का नहीं पता, आपको अपनी इनकम का नहीं पता, तो फिर आपने क्या करना है कि पिछले साल तो था कि आपने 120% ले लेना है। पिछले साल 110% था, इस साल 120% कर दिया है कि आपका जो पिछला टर्नओवर होगा ना पिछले साल का, से अबाउट अगर वो 5 लाख है तो उसका आपने जो 120% ले लेना है। 120% लेके वो 6 लाख करके उसको तकसीम 4 पे आपने कर देना है, तो वो आपका टर्नओवर की वो रेशो सारी निकल आएगी। उस सूरत में जहां आपको अपने टर्नओवर का पता नहीं है, ये प्रोवाइज़ो है, यहाँ उन्होंने आपको 120% कह दिया कि आपने करना है प्रोसीडिंग टैक्स ईयर का। उसके बाद जो है ये एक इलस्ट्रेशन बनाई हुई है, ये आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद जो है सब सेक्शन 4A पेज नंबर 17। अच्छा 4A जो है वो ये कहता है कि जनाब अगर आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ है सब सेक्शन 4 में, पिछला जो हमने अभी पढ़ा है, और आप ये समझते हैं कि मेरा टैक्स जो है वो सब सेक्शन 4 के फार्मूले से ज़्यादा बनता है, तो फिर आपने क्या करना है कि कमिश्नर साहब को कंपटीशन देना है, और जो 50% होगा आपने सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होगी उसकी ड्यू डेट के साथ आपने 50% जमा करा देना है। जो ज़्यादा बनता है उसका 50% आपने जमा करा देना है, और आखिरी 50% जो है आपने तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट जो होगी, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें आपने पे कर देना है। ये उस सूरत में है जहां आप ये समझते हैं कि जो आपका लैंडमार्क, उसको लैंडमार्क बोलना है, जो आपका सब सेक्शन 4 है वो मेन प्रोविजन है, अगर उससे ज़्यादा आपका होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है पैरामीटर अप्लाई होगा। आपने इस तरह अपने टैक्स को कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है ये सब सेक्शन 4AA है, ये कहता है कि जहां आपका टैक्स जो है 4C आ जाएगा, 4C की को भी एडवांस टैक्स में शामिल कर दिया गया है। और जहां 113 जहां आपका लॉस का केस है उसको भी आपने कंसीडर करना है एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते हुए। और उसके बाद जो 113C जो है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको भी आपने अपना कंसीडर कर लेना है एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करते वक्त, इसको भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। उसके बाद जो है जनाब 4B जो है ये इंडिविजुअल के लिए है, और ये नहायत ही आसान फार्मूला है। ए जो है आपका टैक्स असेस है, ठीक है जी, प्रीसीडिंग ईयर का जो होगा, और उसके बाद 4 के ऊपर आपने जो है उसको डिवाइड कर लेना है, और -B जो है वो आपका 168 का जो टैक्स क्रेडिट होगा वो आपने ले लेना है। बिजली के बिलों के ऊपर, टेलीफोन के बिलों के ऊपर, या जिसके ऊपर भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो आपने ले लेना है उसमें से। उसके बाद इसकी इलस्ट्रेशन है, ये आप खुद देख लीजिएगा, ये जो है वो आसान सी है, इसमें कोई इशू नहीं है। सब सेक्शन 5 जो है वो ये डेट्स आपको बताता है कि 15 सितंबर तक आपने एडवांस टैक्स पे करना है, ठीक है जी। ये कौन से केस में? इंडिविजुअल के। उसके बाद 15 दिसंबर तक आपने पे करना है, 15 मार्च तक पे करना है, और 15 जून तक पे करना है इंडिविजुअल के केस में। और सब सेक्शन 5A जो है वो ये कहता है कि कंपनी और एसोसिएशन का अगर केस है तो फिर 25 सितंबर, 25 इसी तरह दिसंबर है, मार्च है, और 15 जो है वो जून है।
यहाँ थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ था, वो पिछले साल भी मैंने ये कहा था कि जैसे 25 सितंबर है तो आपकी रिटर्न तो वैसे ही 30 सितंबर जो है के बाद मोस्टली लोग फाइल करते हैं, और यहाँ उसकी एक्सटेंडेड डेट बन जाती है, एक्सटेंशन मिल जाती है अक्टूबर की, बाज़ का नवंबर दिसंबर तक चली जाती है। तो फिर यहाँ एस्टीमेशन के ऊपर मज़ीद एस्टीमेशन करनी पड़ जाएगी, आपको मज़ीद आपको एस्टीमेट करना पड़ेगा अपनी इनकम को या अपने क्वांटम ऑफ टर्नओवर को मज़ीद आपने एस्टीमेट कर लेना, क्योंकि ये डेटें जो हैं वो 30 सितंबर से पहले की डेटें हैं। उसके बाद जो है सब सेक्शन 5B है। सब सेक्शन 5B जो है ये एडजस्टेबल एडवांस टैक्स है। कैपिटल गेन जो है अगर सेल ऑफ सिक्योरिटी से आपको आई है, अगर आपका वो जो क्या बोलते हैं उसका पीरियड जो है, विद होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस दैन 6 मंथ है तो 2% आपने कैपिटल गेन का देना है, और अगर जो है 6 महीने से कम है लेकिन साल से ज़्यादा है तो 1.5% ऑफ कैपिटल गेन डिराइव जो आपने की है उसका आपने जो है वो देना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे आइए जनाब, 5C जो है ये आपके आ जाता है कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, अदर बिल्डिंग्स। ये बिल्डर्स और जो इसका डेवलपर हैं इसमें शामिल किए गए हैं। ये सब के ऊपर जो है वो अब ये कैसे चार्ज होना है, और ये नॉटविथस्टैंडिंग के साथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका प्रोसीजर जो है वो वाले फार्मूले नहीं लगने, 4 वाला या 4B वाला वो फार्मूला नहीं लगेगा सब सेक्शन का। ये इसका अपना तरीकाकार होगा जो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जितनी भी आपने जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उसके बेस के ऊपर आपने एडवांस टैक्स जमा कराना है। इसके रेट्स जो है वो आगे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आगे मैडम निकालिएगा 25 नंबर पेज, ये सारे रेट्स उसमें आके दिए हुए हैं एडवांस टैक्स के। इसके मुताबिक जो है आपने पर स्क्वायर फीट ले लेना है, और जितना प्रोजेक्ट, ये एक याद रखिएगा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनका जो बेसिक सेक्शन है वो 36 है। सेक्शन 36 ये बताता है कि आपका कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, आपने अपना टैक्स किस तरह देना है। नॉर्मल टैक्स प्रोजेक्ट बेस के ऊपर देना है, इनिशियली देना है। 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, आपने क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के ऊपर टैक्स देना है या हर साल टैक्स दे देना है। तो ये जो है ये एक सेपरेट इशू है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है सब सेक्शन 6 निकालिएगा, ये वो सिचुएशन है। अब यहाँ से एक तो एक्सक्लूजन को आपने याद रखना है, और ये आखिरी सब सेक्शन याद रख लेने हैं बस। 6 सब सेक्शन A इसका और B, और सब सेक्शन 7, सब सेक्शन 8, ये 3-4 सब सेक्शन जो है ये सीखने बहुत ज़रूरी हैं और ये बहुत अहम है। यहाँ से लिटिगेशन शुरू होती है अब सब सेक्शन 6 से। यही कहता है कि पहला आपने पढ़ा था ना 4A ये था कि आपका अगर एस्टिमेटेड टैक्स ज़्यादा हो जाता है 4 के फार्मूले के साथ, तो फिर आपने उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर देना है 50%। लेकिन यहाँ अगर आपका एस्टिमेट जो है वो कम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टैक्स बनता था पिछले साल 1 लाख, अब आप समझ रहे हैं कि मेरा टैक्स भी कम हो गया, मेरा टर्नओवर भी कम हो गया, तो फिर आपने कमिश्नर साहब को एक एस्टीमेट देना है। वो एस्टीमेट आपने देना बना के, और कमिश्नर साहब उस एस्टीमेट को अगर वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आपने उसके मुताबिक जो है वो टैक्स जमा करा देना है क्वार्टरली। लेकिन ऐसा नहीं होना, उसकी वजह यह है कि इसकी हिस्ट्री समझ ले थोड़ी सी 6 की। अगला स्लाइड निकालिएगा। 6 की हिस्ट्री ये है कि 2018 का फाइनेंस एक्ट जब आया तो उसमें इन्होंने कमिश्नर को एम्पावर्ड कर दिया, कमिश्नर को पावरफुल कर दिया कि आपने जो एस्टीमेशन देनी है वो रिजेक्ट कर सकता है, आपने जो भी एस्टीमेशन देनी है वो रिजेक्ट कर सकता है। ये फाइनेंस एक्ट 2018 में आया था और ये 3 साल तक इंटैक्ट रहा था, पूरे 3 साल तक इंटैक्ट रहा था, और इन 3 सालों में रिजेक्शन होती रही है। ठीक है जी। उसके बाद आगे आइएगा ज़रा, 2021 का जब फाइनेंस एक्ट आया बैठ साहब 2021 का, तो फिर हुआ क्या कि ये पावर जो थी कमिश्नर से वापस ले ली गई, स्नैच कर ली गई,
विड्रा कर ली गई, ओमिट कर दी गई, और ये गुड गवर्नेंस थी, ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ थी, और आर्टिकल 8 की फ्रीडम थी, विक्ट्री थी आर्टिकल 18 की, सॉरी 8 कह रहा हूँ, मेरा ख्याल गर्मी ज़्यादा होगी, आर्टिकल 18 की ये विक्ट्री थी, आर्टिकल 18 की फ्रीडम ऑफ बिजनेस। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़। बिजनेस करने की एक विक्ट्री थी कि जब ये विड्रॉ हुई थी, और विड्रॉ जब हो गई तो ये 3 साल तक सुकून में लोग रहे थे, ये 22, 23 और 24 तक ये पावर वापस हो गई थी कमिश्नर के पास कि आप जो है रिजेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद हुआ क्या, डिपार्टमेंट ने ये किया कि जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया था उसमें उन्होंने क्या किया कि ये पावर दोबारा दे दी कमिश्नर को, और किया क्या साथ, उसकी जो सेकंड प्रोवाइजो थी ना 6A की, वो सेकंड प्रोवाइजो जो थी वो साथ विड्रॉ कर ली उधर से, और इधर से ये 6B इंसर्ट कर दिया, 6B को इंसर्ट कर दिया फाइनेंस एक्ट 2024 में, और विद फुली वेपन्ड पावरफुल कि आपने अब रिजेक्शन लोगों की करनी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये भी 3 साल तक इंटैक्ट रहेगी, और उसके बाद फिर विड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि FBR की ये हिस्ट्री है। 105 क्लास मुझे याद आ गई, 105 क्लास थी कि आपको ऑडिट में अगर 1 साल ऑडिट हो गया तो फिर अगले 3 सालों का ऑडिट नहीं होगा, वो भी 3 साल तक इंटैक्ट रही, उसके बाद फिर विड्रॉ होगी, उसके बाद दोबारा उन्होंने फिर उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया है, दोबारा फिर आ गई है। तो ये 3-3 साल वाला मामला जो है ये भी चलता रहेगा। तो ये 6B जो है वो इस तरह जो है वो इंसर्ट हो गया। अब अगला सेक्शन जो है वो 6A है, सबसेक्शन 6A ये है कि अगर कंपनी और AOP जो है उनको अपने टर्नओवर का नहीं कोई पता, उनको अपनी इनकम का कोई नहीं पता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यू ईयर है, पहला साल है। अगर पहला साल है या उन्होंने नील की रिटर्न फाइल की हुई है, तो फिर 6A में उनको पावर कर दिया गया है एस्टिमेशन के लिए टैक्स पेयर को कि आप अपनी मर्ज़ी का टर्नओवर ले लें, अपनी मर्ज़ी का टर्नओवर कंप्यूट कर लें, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो टैक्स हमें दे दें। और कंप्यूट करते वक्त आपने करना क्या है, ये जो 113 है ना मिनिमम टैक्स, इसमें अगर लॉस आपका आ गया ना तो आपने इसको भी कंसीडर कर लेना। 113C अल्टरनेटिव जो है वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स वाले हैं, उसको भी आपने कंसीडर कर लेना। ये जो 4AA है ना, ये एक बाकायदा प्रोसीजर बताया हुआ है। ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि 4AA में क्या किया हुआ है उन्होंने ये किया हुआ है 4AA में कि जो 113C में जो इनकम डिटरमिन होती है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट की बेस के ऊपर इनकम डिटरमिन की जाती है। तो ये वो वाला है 4AA। और तीसरा जो है आपका दूसरा वो एडजस्टमेंट है 168 की। 168 जो है वो आपका है कि आपका अगर कोई एडवांस टैक्स कट गया है, एडवांस टैक्स कह रहा हूँ, अगर कोई टैक्स कट गया हुआ है तो उसका टैक्स क्रेडिट जो है आपको जो है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर आपके हाथ में है, इसको आपने खुद देख लेना। लेकिन ये पावर दे तो दी गई है, लेकिन साथ 6B भी इंसर्ट कर दिया गया जो कि आ गया है। 6B ये कहता है कि अगर आप यही समझते हैं कि आपका टर्नओवर कम है पिछले साल से, तो आपने उस कंप्लीट क्वार्टर का जो कि उस साल का क्वार्टर है रेलिवेंट टैक्स ईयर का, आपने टर्नओवर कमिश्नर को दे देना है। इसके साथ जो रिमेनिंग क्वार्टर है उसका भी टर्नओवर बना के दे देना है, रिमेनिंग क्वार्टर्स का आखिरी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट का आपने दिया तो अगले तीनों का भी आपने दे देना, तीनों क्वार्टर्स का भी आपने टर्नओवर दे देना। लेकिन करना क्या है, आपने पूरी एक्सपेंस शीट देनी है, इनकम देनी है, आपने अपनी डिडक्शंस देनी है, पेमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ टैक्स देना है, और कंपटीशन ऑफ इनकम यानी कि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपने बना के दे देना है कमिश्नर साहब को। और अगर कमिश्नर साहब की ये प्रोवाइजो नीचे लगा दी है 6B में, ये 2024 में इंसर्ट हुआ है, ये प्रोवाइजो लगा दी है। ये प्रोवाइजो ये कहती है कि अगर कमिश्नर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, या आपने दे दिए या नहीं दिए, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको रिजेक्ट कर देगा।
लेकिन अगर आप नीचे देखें तो रिजेक्शन के साथ लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द टैक्स पेयर। उसको पूरा मौका देगा और रिजेक्ट करने के बाद करेगा क्या? करेगा ये कि जो 4 का फार्मूला था ना, जो भी हमने देखा है कंपनी और एओपी के केस में, उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लेगा खुद ही। या 4B का जो फार्मूला है इंडिविजुअल के केस में, उसके मुताबिक कैलकुलेशन खुद ही कर देगा रिजेक्ट करके। यानी कि अब आपसे नहीं वो पूछेगा, खुद ही कर लेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी लाइन ऐड हो गई है, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये एक इतना बड़ा 18th अमेंडमेंट के बाद सिटीज़न जो है, सिटीज़न उसके पास एक इतना बड़ा वेपन आ गया हुआ है पैरामीटर कि ये उसको यूटिलाइज कर सकता है कि आर्टिकल 10A जैसे ही इंसर्ट हुआ था 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके बाद बेतहाशा जजमेंट आई कि जनाब अब कोई माफ़ी नहीं है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहाँ अब कोई माफ़ी नहीं रही। जब तक आपने उस टैक्स पेयर को पूरा मौका नहीं दे देना, उस सिटीज़न को पूरा मौका नहीं दे देना, अब कोई माफ़ी नहीं है। इससे पहले आर्टिकल 4 था, वो ये कहता था कि इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। इनअलाइनेबल, ये बहुत बड़ा वर्ड है, इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 4 ये कहता था कि हर बंदे का ये राइट है, बेसिक फंडामेंटल, तो उसको लॉ के मुताबिक आप ट्रीट करें, उसको लॉ के मुताबिक आप जो है उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है उसको की जाए। और यहाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आपके है कि नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कोई भी अनहर्ड नहीं रहेगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा सुनने का और बताने का। और ये जो लाइन है ये सेक्शन 24 से जनरल क्लासेस एक्ट की, उसके साथ रिलेट करती है। वो ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर आपने रीजनिंग के साथ, अपॉर्चुनिटी दे के, फेयरनेस के साथ स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। स्पीकिंग का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज़ को सुन के ऑर्डर पास करना है। ऐसे ऑर्डर नहीं पास करना कि अगर किसी ने जजमेंट दिए हैं तो आप जजमेंट को इग्नोर कर दें, अगर किसी ने सबमिशंस दिए हैं तो सबमिशंस को इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं होना, आपने उसको पूरा सुनना है, मौका देना है। और ये भी एक चीज़ नोट कर ले, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अब मेरे जहन में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये अब होल्ड किया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस दे के बैठ जाएं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप उस टैक्स पेयर को अपने सामने बिठाएं, उससे क्वेश्चनिंग करें, उससे आंसरिंग करें, उसकी रिबटल लें, उससे उसकी सबमिशन लें, अपनी रिबटल दें और उसको पूरा मौका दें सुनने का, और वो अपनी पूरी ग्रीवियंसेस बताएं। और वहाँ से आपने सब्सटेंशियल एविडेंस क्रिएट करना है, कंक्रीट एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो कि बाद में ख़त्म ना हो सके और वो वैल्यूएबल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है ये एक ऐसा वेपन यहाँ डल गया आपके पास कि वो रिजेक्ट तो ज़रूर करेगा, लेकिन जो है वो रिजेक्ट करने के साथ साथ पूरी रीजंस बताएगा, पूरी डिटर्मिनेशंस बताएगा कि उसने रिजेक्शन क्यों की है, वो आपको सारी बताएगा, ग्राउंड्स बताएगा। तो ये बहुत अहम आपके पास है। अब यहाँ ये क्वेश्चन पैदा होता है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैं सुन रहा था, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो रिजेक्शन होती है कमिश्नर की, यहाँ आप इसके अलावा रीट फाइल कर दें, रिजेक्शन के अलावा आप रीट फाइल कर दें। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे 147 सबसेक्शन 7, वो ये बताता है कि अगर कोई टैक्स ड्यू हो गया है तो वो ऐसा ही समझा जाएगा कि आपका असेसमेंट ऑर्डर है, चाहे असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है या नहीं हुआ, और रेड विद 137(2) के साथ पढ़ा जाएगा, डिमांड नोटिस के साथ उधर चला जाएगा और वहाँ से रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके केस में रिट नहीं फाइल होनी, बल्कि इस केस में होना क्या है कि आपकी अपील फाइल होनी है। ये हम आगे देखते हैं। उमर साहब आगे चलिएगा। ये नेशनल पावर पार्क्स की रिट है। ये इसके ऑथर जो है जस्टिस आसम हफीज़ साहब है। इसमें टैक्स पेयर ने किया क्या कि उसका, इसकी थोड़ी सी समझ लें, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी मालूमात के लिए। टैक्स पेयर ने क्या किया कि वो रिट फाइल कर दी, उसकी रिजेक्शन होगी,
रिजेक्शन के साथ उसने क्या किया, कंपनी का केस था, उसने साथ ही क्या किया कि सब सेक्शन 4 लगा दिया और ख़ुद ही फार्मूला लगा के उसका टैक्स कैलकुलेट कर दिया। टैक्स पेयर ने रिट फाइल कर दी। उसने कहा जनाब ये कैसा है, किसी किस्म का ऑर्डर पास नहीं हुआ। ऑर्डर पास करना चाहिए था ना, ऑर्डर तो पास नहीं हुआ और मेरे से रिकवरी कर रहे हैं। तो जनाब लर्नर जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि ऑर्डर जो है वो उन्होंने पास करना है, ऑर्डर पास करेंगे, रीजंस के साथ ऑर्डर पास करेंगे और ये रिट आपकी नहीं बनती क्योंकि ये आपका पीलेबल मैटर है। 127 में 127 में पीलेबल है, तो वहाँ आपने अपनी अपील फाइल करनी है, लिहाजा रिट आपकी मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो इसमें रिट फाइल नहीं होनी है, अपील फाइल होनी है। ये 127 में अगर आप जाएंगे ना आगे, अब मेरे साहब निकालिएगा 127 में, ये 127 की जो वर्डिंग है वहाँ 147 आपको नज़र नहीं आएगा, 147 आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो लास्ट वाली लाइंस है वहाँ लिखा हुआ है कि कोई लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, कोई टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है या रिफंड रिड्यूस होता है तो उसके खिलाफ आपकी अपील बनती है। ये 127 में कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और इसी को ही आसिम हफीज़ साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है और यही कह के ये आखिरी 2 लाइन कह के को ये कहा था कि जनाब आपकी रिट डिसमिस और आपकी अपील जो है वो फाइल होनी थी। आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद थी। रिट तो उस वक्त फाइल होती है ना जब आपके पास रेमेडी मौजूद नहीं होगी, तो वहाँ उन्होंने आपकी जो है रिट जो है वो उसको ख़त्म कर दिया और यहाँ आपकी जो है वो आपकी अपील जो है वो आगे पे। उसके बाद जो है ये नेशनल पावर की जज पावर के बाद जो है 6B जो है अब ये जो 6B को इंसर्ट किया गया है, इसके ऊपर जो जजमेंट जो है वो ये कहती है कि 6B जो है ये आपने इंसर्ट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ आप 6B के मुताबिक जो है वो पावर्स जो हैं वो महकमे के पास चली गई रिजेक्शन की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपील तो फाइल हो सकती है। अब क्या क्वेश्चन ये है कि 147(7) में अब वो ये कह रहे हैं, 147(7) निकालिएगा मेरे साहब, 147 सब सेक्शन 7 में ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है तो वो ऐसा ही समझा जाएगा कि आपका असेसमेंट ऑर्डर हो गया है और आपसे रिकवरी की जाएगी और वो रेड विद 137(2) के साथ हो गया है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 147(7) जो है वो उसमें किसी किस्म का ऑर्डर पास नहीं करना, ऑटोमेटिकली यही समझा जाएगा कि ऑर्डर पास हो गया है, तो ये भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके ऊपर जो जजमेंट बाद में आई थी वो ये रिट फाइल हुई थी सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, 41 पेज है। इसमें ये ऑथर थे शाहिद करीम साहब, जस्टिस ऑनरेबल शाहिद करीम साहब थे। उन्होंने कहा था कि 147(7) का जो मेन पर्पज़ है, मेन थीम जो है वो ये है एस्टीमेशन, और एस्टीमेशन करने का राइट आपने खुद ही दिया है लॉ के ज़रिए, और एस्टीमेशन जब उसने कर ली है तो फिर आप उसकी एस्टीमेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। और 147(7) का मकसद जो है वो सिर्फ ये देखना है कि टैक्स अंडर असेस हुआ है या टैक्स कंट्रावेंशन हुआ है, सब सेक्शन 4 जो वो फार्मूला है, या सब सेक्शन 4B इंडिविजुअल के केस में क्या उसके मुताबिक आपने नहीं किया तो फिर कम्स इनटू ऑपरेशन, फिर ये ऑपरेशन में आ जाएगा 147(7). लेकिन 147(7) का मकसद ये नहीं है कि आप जनाब जो है वो साथ ही हर स्टेज के ऊपर आप नोटिस इशू कर दें टैक्स पेयर को और उससे कहें जनाब आगे कि आप जो है अपना आपसे रिकवरी की जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा है
तो फिर 147 सबसेक्शन 1 जो है, जो चार्जेबल कह रहा है कि इनकम चार्जेबल, वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसका थीम सुपरफ्लूस हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा, अनवारंटेड हो जाएगा और मीनिंगलेस हो जाएगा, वैल्यूलेस हो जाएगा, फिर उसका मकसद ही फोत हो जाएगा। फिर वो जो एस्टिमेशन कह रहा है फार्मूले 4 में और सब सेक्शन 4B में, तो वो उसका सारे का सारा जो सिनेरियो जो थीम है, वो सारे का सारा सिनेरियो और थीम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन जो है, सब सेक्शन जो है, वो इसलिए इंसर्ट नहीं किया गया कि आप लोगों को तंग करे जाके। हर क्वार्टर के ऊपर आपने लिटिगेशन अगर खोल ली, हर क्वार्टर के ऊपर, तो 4 क्वार्टर है, तो हर क्वार्टर की अगर आपने एस्टिमेशन रिजेक्ट कर दी तो हर क्वार्टर की अपील होगी, तो अपील ही होगी फिर इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, आपके पास पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और लिटिगेशन का काम ही शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस जजमेंट में कि अगर 120 का ऑर्डर हो गया हुआ है पहले ही, अगर 120 का ऑर्डर जो है वो मौजूद है, तो फिर दोबारा ऑर्डर जो है 147 का जो है वो 7 का आप कह रहे हैं। तो अगर ऐसा करना है तो मोर इम्पोर्टेंटली इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर आप 122 लगाएं, 122 लगा के उसके ऊपर जो है वो टैक्स ड्यू निकालें, फिर उसके मुताबिक जो आप काम करें। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं और लोग उससे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये मकसद नहीं है इसका कि नोटिसबाजी करना और लोगों को डराना, हरास करना और तंग करना। तो 2 चीज़ें यहाँ सेटल हुई हैं इन 2 जजमेंटों से, दो जजमेंट से। एक तो ये अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि जहाँ टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी या रिफंड रिड्यूस होगा, वो 127 में लिखा हुआ है, नीचे आखिरी 2-3 लाइन्स हैं, तो वो आपकी अपीलेबल ऑर्डर है। और लर्नर जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने इन्हीं 2 लाइन्स का सहारा लेते हुए उस रिट को खारिज किया और कहा कि ये अपीलेबल है। और दूसरा ये यार्डस्टिक यहाँ ये डिटरमिन हुआ है कि जनाब इसका मतलब 147(7) का ये नहीं है कि आप जो नोटिसबाजी शुरू कर दें। यहाँ एक जजमेंट जो है वो रेफरेंस के तौर पर मैं यहाँ देना चाहता हूँ। ताज इंटरनेशनल कंपनी की जजमेंट आई थी। ताज इंटरनेशनल में यही तो कहा गया था कि आप जो है वो कैसे टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं, FIR कैसे काट सकते हैं लोगों से, और जब तक आप जो है सिविल लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं करते, वो शोकाज के ज़रिए होनी है, सेक्शन 11 के ज़रिए होगी। आप असेसमेंट ऑर्डर उसका पास करेंगे, उस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ लोग अपील करेंगे और उसके बाद फाइनली ये डिटरमिन होगा कि ये बंदा जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी में इंगेज है या नहीं है। तो ये ताज इंटरनेशनल को बाद में, अभी आप सबको पता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड कर दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा है तो फिर बगैर असेसमेंट ऑर्डर के आप रिकवरी कर दें और 137(2) के मुताबिक जो है वो उसकी डिमांड लिख दें। तो ये जो नेशनल पार्क की जजमेंट थी, ये जो रिट पिटिशन में, इसमें ये भी कहा गया है कि आपने ऑर्डर पास करना है विद रीजंस के साथ, और वो ऑर्डर जो है वुड बी अपीलेबल। रीजंस आपने देनी है, ऑर्डर पास करना है 147(7) का, और उसको आपने बाकायदा रीजंस देनी है। उस रीजंस को आपने जो है वो रीजंस दे के ऑर्डर पास करना है और वो अपीलेबल होगा। तो ये जो है 147(6) और ये 147(7) और 147(6)B जो है इंसर्ट होने के बाद यहाँ से लिटिगेशन वाला काम शुरू हुआ था, तो यहाँ से ही आगे काम शुरू हुआ। उसके बाद जो है सब सेक्शन जो है इसका 7A है। ये तो बोर्ड के पास वो पावर्स हैं कि वो ऑटोमेटेड जो सिस्टम उनका है, वो जो ऑनलाइन जो वो चलान वगैरह क्रिएट करते हैं 147 के, वो जो लोग रिटर्न्स भरते हैं या जो चलान, उनको पता है कि वो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता है चलान जो है। उसके बाद जो है सब सेक्शन 8 जो है, सब सेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि अ टैक्स पेयर हु हैज़ पेड एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट for tax year in computing the tax due on the taxable income of the taxpayer for that year। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है 2017 की। जो टैक्स क्रेडिट है वो दिया तो हुआ है 61, 62, 63, 64, 65 में, लेकिन वहाँ उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है कि टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि ऐसा क्रेडिट जो टैक्स पेएबल के अगेंस्ट आपका सेट ऑफ होना है या एडजस्ट होना है, टैक्स पेएबल के अगेंस्ट, नॉट ग्रॉस इनकम के अगेंस्ट, टैक्स पेएबल के अगेंस्ट सेट ऑफ होना है। तो ये जो टैक्स क्रेडिट है वो ये कह रहा है कि अगर जो है वो अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपको अलाउड होंगे। आपकी जो कंप्यूटेड
टैक्स लायबिलिटी जो आपने क्रिएट की है अंडर सेक्शन 147 में, उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। आगे सब सेक्शन 9 जो है सब सेक्शन 9। अच्छा, ये जो टैक्स क्रेडिट है इसका पूरा सीक्वेंस दे दिया है। पूरा सीक्वेंस ये दिया है कि जो सेक्शन 4 है वो चार्जिंग सेक्शन है, वहाँ ये बताया हुआ है कि आपने टैक्स क्रेडिट कैसे क्लेम करना है। तो वो ये कह रहा है कि आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम करते वक्त ये सीक्वेंस मेंटेन रखना है। सबसे पहले आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना है, उसके बाद कोई ऐसा टैक्स क्रेडिट जो पार्ट 10 में और चैप्टर 3 में लिखा हुआ है उसको आपने लेना है। और इसके अलावा जो है अगर कोई 168 में या 147 में आपका जो है वो पहले ऑलरेडी आप दे चुके हुए हैं 168 में, फिर आपने इसका टैक्स क्रेडिट लेना है। तो मीनिंग देयर बाय यहाँ उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि टैक्स क्रेडिट भी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं लेना। ये सीक्वेंस है, इसके मुताबिक जो है आपने अपना टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करना है। उसके बाद जो है लास्ट है ये सब सेक्शन 10 है, वो ये कहता है कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर लिया सब सेक्शन 9 के मुताबिक, तो अगर कोई ज़्यादा बनता है आपका टैक्स पेयर का तो वो 170 के मुताबिक इसको रिफ़ंड कर दिया जाए। तो 170 के मुताबिक आपको होता है रिफ़ंड, तो वो करते नहीं है। एक पूरा प्रोसीजर है, आप एप्लीकेशन देते हैं फिर उसके बाद जो है वो उसको रिफ़ंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। थैंक यू सो मच राणा साहब।